मैं कभी सबसे शक्तिशाली ताओवादी मास्टर हुआ करता था, लेकिन मेरा पुनर्जन्म एक अमीर वारिस के शरीर में हुआ। मैंने खुद को आज़ाद छोड़ने का फैसला किया। अब जब मैं एक अमीर वारिस हूं तो कौन उस कठोर साधना को सहना चाहेगा? हर दिन डरावनी शक्तियों और बुरी आत्माओं से निपटना अब बीते दिनों की बात हो गई थी। अब जब मुझे रात में खाली समय मिलता है तो मैं बड़ी उम्र की महिला स्ट्रीमर्स को पहाड़ों में स्ट्रीट रेसिंग के लिए ले जाता हूँ और विलासिता तथा भोग विलास के जीवन का आनंद लेता हूँ। इस समय एक ग्रामीण पहाड़ी सड़क पर कई स्पोर्ट्स कारें तेजी से दौड़ रही थीं। क्या ये ताओवादी होने से कहीं बेहतर नहीं है? पैसेंजर सीट पर बैठे गोरे लंबे पैरों को देखते हुए मैंने एक्सीलेटर को थोड़ा और जोर से दबा दिया। पहाड़ी सड़क के एक तरफ ज्यादा दूर नहीं, जंगलों में काले रंग का विंड ब्रेकर पहने एक खूबसूरत महिला कैमरे के सामने दर्शकों का स्वागत कर रही थी। आज हम आपके लिए एक और प्रैंक शो का प्रसारण लेकर आ रहे हैं, उसने कहा। शो शुरू होते ही इसने नेटिजन्स की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित कर लिया और स्क्रीन पर कमेंट्स की झड़ी लग गई। क्या आखिरकार प्रैंक शो शुरू हो गया है? मुझे इसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार हमें फिर से लोगों को डर के मारे बदहवास होते देखने को मिलेगा। प्रसारण शुरू होने के केवल 10 मिनट के भीतर लाइव स्ट्रीम पर पहले ही लगभग 1 लाख दर्शक जुड़ चुके थे। तेजी से बढ़ते दर्शकों की संख्या को देखकर स्ट्रीमर मिरेल इस तरह मुस्कुराई कि उसकी आंखें सिकुड़कर आधे चांद जैसी हो गईं। आज हम एक बहुत ही अलग तरह का प्रैंक करने जा रहे हैं, मिरेल ने कहा और कैमरामैन को लेंस उस तरफ घुमाने का निर्देश दिया। उसके बगल में कई क्रू मेंबर्स, जिन्होंने भी काले रंग के विंड ब्रेकर पहने हुए थे, व्यस्तता से काम कर रहे थे। उपकरणों को देखकर नेटिजन्स ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि वे किस चीज़ पर प्रैंक करने की योजना बना रहे थे। एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाल ही में लोग जिलिंग पर्वत पर अक्सर स्ट्रीट रेस करने आ रहे हैं। मिरेल ने गियर की ओर इशारा करते हुए एक दुष्ट मुस्कान के साथ समझाया। ये वो सिग्नल जैमर है जिसे हम लेकर आए हैं, और जाहिर है हमारे साथ एक हैकर भी है। हम तुरंत उनकी गाड़ियों के कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लेंगे और उनके इंजन को बंद कर देंगे। फिर हम उनके सेल फोन के सिग्नल को जैम कर देंगे। और आखिर में, खैर, आप लोग तो जानते ही हैं कि आगे क्या होगा। चैट सेक्शन में हंगामा मच गया। बाप रे, प्रोडक्शन क्रू तो बहुत साहसी है। क्या आपको किसी दुर्घटना का डर नहीं है? ये केवल इंजन बंद करना है, ब्रेक फेल करना नहीं। सब ठीक रहेगा। ऊपर वाला इंसान कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। कमेंट्स और भी ज्यादा तेज हो गए। ठीक है, तैयार होना शुरू करो। दर्शकों के उत्साह को देखकर मिरेल ने क्रू से कहा। फिर उसने कुछ ही दूरी पर बैठे एक आदमी की ओर देखा। इस आदमी का नाम ड्रेवन था। वही वो व्यक्ति था जिसने ये खुफिया जानकारी दी थी और इस प्रैंक को फाइनेंस किया था। वो भी उसी सोशल सर्कल का एक अमीर वारिस था। इस प्रैंक को चाहने के पीछे उसका कारण काफी अजीब था। उसने दावा किया था कि मैंने उसकी सारी लड़कियों को चुरा लिया है। उसने कहा कि मैं अचानक से अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो गया था और जिन लड़कियों को वे बुलाते थे वे सभी मुझे पसंद करती थीं। इस अपमान को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने प्रैंक शो के क्रू की तलाश की, मेरे यात्रा के विस्तृत रास्ते और समय की जानकारी दी, और यहाँ तक कि हमारी कारों में जीपीएस ट्रैकर और ऑडियो बग भी लगा दिए। वो बस मुझे डर के मारे अपनी पैंट गीली करते हुए और लड़कियों के सामने खुद को बेवकूफ़ बनाते हुए देखना चाहता था। सिग्नल जैमर की टेस्टिंग पूरी हो गई है। हाई डेफिनिशन नाइट विजन कैमरे अपनी निर्धारित जगहों पर लगा दिए गए हैं। प्रॉप्स सफलतापूर्वक सेट हो गए हैं। क्रू को सभी उपकरणों को पूरी तरह से कैलिब्रेट करने में पूरे आधे घंटे का समय लगा। जैसे ही गाड़ियां पहाड़ की ओर बढ़ेंगी वे तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकते थे। ठीक है, सभी लोग छिपे रहना, किसी की नज़र में मत आना, एक क्रू मेंबर ने समूह से कहा और अपने फ़ोन में देखा कि रात के 8:35 बज चुके थे। कारें पहाड़ के ऊपर आ रही हैं। लाइव स्ट्रीम का नज़ारा पहाड़ी सड़क पर स्विच हो गया। स्पोर्ट्स कारों को ऊपर आते देख हर कोई उम्मीद से भर गया। वे आ गए, वे आ गए। मैं इन अमीरजादों को डर के मारे बेवकूफ़ बनते देखने का और इंतज़ार नहीं कर सकता। क्रू बिल्कुल असली खेल खेल रहा है। यहाँ रेस करने वाले सभी लोग बहुत अमीर हैं। सावधान रहना, कहीं तुम पर मुकदमा ठोक कर तुम्हें दिवालिया ना कर दें। कारों को धीरे धीरे प्रैंक जोन में प्रवेश करते देख नेटिजन्स ने मजाकिया कमेंट्स की झड़ी लगा दी। उसी पल हैकर कोरविन, जो अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था, रुका, एंटर की दबाई और मिरेल को सब ठीक होने का इशारा किया। ठीक है सभी लोग, ये शुरू होने वाला है, मिरेल ने स्ट्रीम में फुसफुसाते हुए कहा। चलिए पहले माहौल बनाते हैं। हम उनकी कारों को 3 बार बंद करेंगे, फिर खौफनाक माहौल को बढ़ाने के लिए उनके फ़ोन के सिग्नल को ब्लॉक कर देंगे। प्रैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के नर्वस होकर अपनी स्क्रीन को घूरने के कारण चैट तुरंत शांत हो गई। मिरेल ने क्रू से कहा, पहली बार इंजन बंद करो। कोरविन ने एंटर दबाया। पहाड़ी सड़क पर तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स कार अचानक धीमी हो गई। लाइव स्ट्रीम का नज़ारा सड़क पर खड़ी स्पोर्ट्स कार की तरफ घूम गया। कार को धीरे धीरे रुकते देख नेटिजन्स ये देखने के लिए और भी उत्साहित हो गए कि इस बार क्रू किस तरह के लोगों से पंगा ले रहा था।
क्या परेशानी है? कार अचानक बंद क्यों हो गई? मैंने उत्सुकता से बुदबुदाते हुए ध्यान दिया कि मेरी कार का जीवंत इंटीरियर अचानक अंधेरे में डूब गया था। वैलन, कार क्यों बंद हो गई? रेडियो पर एक आवाज आई। मुझे नहीं पता, मेरी कार भी बंद हो गई है। मैंने फिर से इग्निशन बटन दबाते हुए जवाब दिया, लेकिन कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम्हारी कारें भी बंद हो गई हैं? हाँ, कितनी अजीब बात है। मेरी भी बंद हो गई। मेरी कार भी बंद पड़ गई। मैंने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। क्या आसपास कोई अशुद्ध शक्ति थी? मैंने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला, अपनी आंखें हल्की सी बंद की और आसपास के माहौल को महसूस किया। पास में कोई भी भूतहा ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा एक हेवनली मास्टर के रूप में, यहां तक कि भूतों को भी मुझसे दूर जाने से पहले मेरे सामने सिर झुकाना पड़ता। मेरी बुरी किस्मत को छूने की हिम्मत कौन करेगा? उन्हें फिर से चालू करने की कोशिश करो, मैंने एक पल के लिए सोचा और अपने पीछे वाली कारों को चिल्लाकर कहा। दूसरों ने सुना और फिर से इग्निशन चालू करने की कोशिश की। चमत्कारिक रूप से इस बार कारें तुरंत स्टार्ट हो गईं। पहाड़ का वो बीच का घुप अंधेरा हिस्सा एक बार फिर कारों की तेज हेडलाइट से जगमगा उठा। ठीक है, चलो चलते हैं, मैंने समूह से कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ओहो, पहली बार तो वे डरे ही नहीं। बिल्कुल नहीं, पहली बार तो बस एक शुरुआत है। अगर वे शुरुआत में ही डर जाते तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। क्रू बहुत चालाक है, वे जानते हैं कि उन्हें धीरे धीरे इस स्थिति में कैसे ले जाना है। इस बीच मिरेल ने ड्रेवन की ओर देखा, जो पास ही बैठा था और कुछ नाखुश दिख रहा था। वो थोड़ी घबरा गई। स्पॉन्सर नाखुश था, वे उन्हें जल्दी कैसे डरा सकते थे? अचानक उसके दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। वो हैकर की तरफ मुड़ी। कोरविन, क्या तुम उनकी स्मार्ट स्क्रीन हैक कर सकते हो? बिल्कुल, उनकी कारों में स्मार्ट सिस्टम है और वे पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में हैं। बहुत बढ़िया, मैं उनकी कारों में कुछ भूतों की कहानियां चलाना चाहती हूँ। मैं खुद सारी बातें सुनाऊंगी, उसने लाइव स्ट्रीम दर्शकों से कहा। बाप रे, मिरेल का आइडिया तो शानदार है। क्या ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक खेल नहीं है? सिस्टम में थोड़ा बदलाव करने के बाद कोरविन ने उसे एक माइक्रोफोन थमा दिया। मिरेल ने माइक लिया, अपना गला साफ किया, अपने किरदार में ढली और फिर उसे हाथ से इशारा किया। कोरविन ने एंटर दबाया। वापस कार में सेराफीन ने पूछा, वैलन डार्लिंग, अभी कार बंद क्यों हो गई थी? ये $1 मिलियन की लग्जरी कार है। ये निश्चित रूप से इसलिए हुआ क्योंकि तुम इसमें बैठी हो। मैंने मजाक में कहा। ये मेरी गलती कैसे है? महिला स्ट्रीमर कंफ्यूज दिखी। फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने मेरे कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा और नखरे दिखाते हुए बोली, वैलन, तुम बहुत बुरे हो। मैं जोर से हंस पड़ा और मैंने कार में म्यूजिक की आवाज बढ़ा दी, जिससे कैबिन एक जंगली और ऊर्जावान माहौल से भर गया। बग से आ रहे ऑडियो को सुनकर नेटिजन्स चौंक गए। धिक्कार है, वो इस माहौल में भी फ्लर्ट कर सकता है? मैं सच में प्रभावित हूं। उसी समय क्रू से कुछ दूरी पर बैठे ड्रेवन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने मिरेल को घूर कर देखा। उसके इशारे को समझते हुए मिरेल ने माइक्रोफोन को अपने होठों के करीब लाया। एक न्यूज बुलेटिन के साथ रुकावट के लिए खेद है। हाल ही में जिलिंग पर्वत पर लोगों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने कई बार जांच की है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ये गायब होने की घटनाएं ज्यादातर रात में होती हैं। जो लोग पहाड़ों पर आते हैं, उनकी कारें एक साथ या बार बार बंद होने लगती हैं। जिलिंग पर्वत मूल रूप से एक सामूहिक कब्रगाह हुआ करती थी। इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले नागरिकों को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। मिरेल ने माइक्रोफोन में एक गहरी, गंभीर आवाज में बात की। जैसे ही उसने यह कहा, नेटिजन्स पागल हो गए। मिरेल के शब्दों ने सचमुच मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। धिक्कार है, ये भूतों की कहानी से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। वो वैलन नाम का आदमी अब घबरा रहा होगा। ये क्या बकवास है? रेडियो अचानक न्यूज ब्रॉडकास्ट पर क्यों चला गया? आवाज सुनकर मैं बुदबुदाते हुए गाली देने लगा। वैलन, ऐसा लगता है कि हम इस वक्त जिलिंग पर्वत पर हैं। क्या ये जगह सच में एक सामूहिक कब्रगाह है? सेराफीन डरने लगी थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं भूतों से भी नहीं डरता, तो मैं किसी सामूहिक कब्रगाह से क्यों डरूंगा? अगर सच में कोई बुरी आत्माएं हैं तो मैं उन्हें पलक झपकते ही घुटनों के बल बैठा दूंगा और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन ठीक तभी कार के वॉकी टॉकी से एक चिंतित आवाज आई। क्या परेशानी है? क्या हुआ? मैंने कार रोकी और रेडियो पर पूछा। वैलन, शायद हमें आज नहीं जाना चाहिए। यह थोड़ा शापित लग रहा है। एक दूसरी कार से एक महिला साथी की कांपती हुई आवाज रेडियो पर गूंजी। भाई, अगली बार आते हैं। यहां बहुत डरावना लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अगर आज स्वर्ग का राजा भी नीचे आ जाए तो भी मैं अपनी गाड़ी ऊपर लेकर जाऊंगा। वैलन, चलो इसे किसी और दिन करते हैं। आज मेरी पीठ एकदम ठंडी पड़ रही है। सेराफीन ने मेरे कपड़े खींचते हुए कहा। उसकी आंखें लगातार घबराहट में खिड़की के बाहर यहां वहां देख रही थी। चुप रहो, मैंने दबी हुई आवाज में डांटते हुए कहा, और फिर जोड़ा, तुम किस बात से डर रही हो? यह बस एक सामूहिक कब्रगाह है। क्या तुम्हारा साहस कुत्तों ने खा लिया है? हम आगे बढ़ रहे हैं। यह कहते हुए मैंने फिर से गैस पेडल दबा दिया। मेरी लीड कार को फिर से चलते देख बाकी अमीरजादे उदास दिखे। वो चला गया।
अगर हम उसके पीछे नहीं गए तो ये हमारे भाईचारे के लिए बुरा होगा। मजबूरन मेरे पीछे वाली कारें फिर से चालू हुईं और मेरी गाड़ी का पीछा करने लगीं। बाप रे, क्या ये अमीरजादे सच में इतने बहादुर हैं? मुझे उनके लिए थोड़ी प्रशंसा महसूस हो रही है। पहाड़ पर जाने की मेरी जिद ने मिरेल और क्रू सहित सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने हमारी कारों को फिर से बंद करने की तैयारी पहले ही कर ली थी। मिरेल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि वो मौत को बुलावा देने पर अड़ा हुआ है तो वो मुझे दोष नहीं दे सकता। वो अपने बगल में खड़े क्रू की ओर मुड़ी। जब वे तय की गई जगह पर पहुंचे तो तुरंत उनके इंजन बंद कर देना। उनके सभी सेल सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए जैमर का इस्तेमाल करो। इस बीच मैं प्रोडक्शन क्रू द्वारा तय की गई जगह के करीब पहुंच रहा था। हमें जाल में फंसने वाला देखकर मिरेल ने आदेश जारी कर दिया। क्रू ने जल्दी से अपने उपकरणों के बटन दबाए। एक पहाड़ी सड़क के बीचों बीच, जिसके दोनों तरफ कब्रों के टीले थे, 5 कारों की हेडलाइट्स एक बार फिर बुझ गईं। इस बार कोई भी खुद को संभाल नहीं पाया होगा, है ना? मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि वे इस वक्त कितने घबराए हुए होंगे। क्लोजअप कैमरों पर स्विच करो, मुझे देखने दो, मिरेल ने उत्साहपूर्वक आदेश दिया। मैं इंतजार नहीं कर सकती, अभी जल्दी है। पहले उन्हें थोड़ी देर खुद ही डरने दो। जब वे अविश्वास में होंगे तब प्रैक्टिकल इफेक्ट सामने लाने में देर नहीं होगी। ये सब क्या बकवास चल रही है? मैंने तुम्हें पहले ही वापस मुड़ने को कहा था और तुमने नहीं सुना। अब हम क्या करें? मैं बहुत डरी हुई हूँ। जैसे ही कैमरे की फीड स्विच हुई, कारों से आ रहा ऑडियो सभी के कानों में पड़ा। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को यह तुरंत बहुत मजेदार लगा। वैलन, हम क्या करें? क्या हम मरने वाले हैं? जरूर हमारा सामना किसी अशुद्ध चीजों से हो गया है। सेराफीन ने डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए रोते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और वो लगातार शिकायत कर रही थी। चुप रहो, मैं गुस्से में चिल्लाया। मेरे क्रोधित चेहरे को देखकर महिला स्ट्रीमर की एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने खुद को अपनी सीट से कसकर चिपका लिया। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे। मैंने धीरे धीरे रो रही स्ट्रीमर को नजरअंदाज किया, 2 उंगलियों को एक साथ दबाया और कार के बाहर देखने से पहले उन्हें अपनी आंखों पर फेरा। पहाड़ अभी भी शांत था और वहां भूतिया ऊर्जा के उमड़ने के कोई संकेत नहीं थे। यह अजीब था। अगर ये डरावनी शक्तियां परेशानी पैदा नहीं कर रही थीं तो कार लगातार 2 बार कैसे बंद हो सकती थी और अचानक से भूतों की कहानियां कैसे प्रसारित होने लगीं? कुछ सेकंड बाद मैंने अपनी नजरें हटा लीं। जब मैं सोच विचार कर रहा था तभी वॉकी टॉकी पर मेरे साथी की घबराई हुई आवाज फिर से आई। हम और कर भी क्या सकते हैं? टो ट्रक को बुलाओ। मेरे पास भी और कोई विचार नहीं बचा है। मैं एक हेवनली मास्टर हूं, मैकेनिक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह आदमी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिख रहा है? उसकी पहली सोच टो ट्रक को बुलाने की क्यों है? उसकी सोचने की प्रक्रिया ही पूरी तरह से गलत है। इस आदमी में हिम्मत तो है, लेकिन इंतजार करो, जब कॉल ही नहीं लगेंगी देखते हैं कि क्या वो तब भी इतना ही शांत रह पाता है। ड्रेवन ने यह देखा और मिरेल के कान में फुसफुसाया, थोड़ा और मसाला डालो। मिरेल ने सिर हिलाया और प्रॉप्स टीम से कहा, सेल सिग्नल ब्लॉक कर दो। क्रू ने बटन दबा दिया। हम टो ट्रक को बुला सकते हैं। मेरे शब्दों ने जल्दी ही सभी को याद दिलाया। अमीरजादों ने तुरंत अपने फोन निकाल लिए। वैलन, कोई सिग्नल नहीं है। मैं इमरजेंसी सेवाओं को भी कॉल नहीं कर पा रही हूँ। उनकी आवाज़ें और भी ज़्यादा डरी हुई हो गईं। ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अगर फ़ोन में सिम कार्ड ना भी हो तब भी इमरजेंसी कॉल लग जाती हैं। ये अवैज्ञानिक था। यहाँ तक कि फ़ोन कॉल भी नहीं लग रही हैं। अब हम क्या करें? मेरी तो अभी कार से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या सच में वैसा ही है जैसा रेडियो पर कहा गया था? क्या इस पहाड़ में सच में अशुद्ध चीज़ें हैं? शुरुआत में शांत रहने वाले अमीरजादे अब खुद को संभाल नहीं पा रहे थे और मेरी शिकायत करने लगे। ठीक उसी समय दूर से एक पक्षी की डरावनी चीख गूंजी। उस चीख के बाद कारों में बैठी महिला स्ट्रीमर्स के दिमाग का आखिरी बचा हुआ संतुलन भी टूट गया। वे चीख पड़ी, अपने सिर ढक लिए और अपनी सीटों में दुबक कर बुरी तरह कांपने लगी। लानत है, आखिर कौन मुझसे पंगा ले रहा है? स्थिति को और भी अधिक अजीब होते देख मैं गाली दिए बिना नहीं रह सका। फिर मैंने गुस्से में वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहा, कारों से बाहर निकलो, मैं इन भूतों के साथ एक मीटिंग करने जा रहा हूं। रुको, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। क्या उसने अभी कहा कि वो भूतों के साथ मीटिंग करने जा रहा है? मेरी आवाज स्वाभाविक रूप से सभी के कानों तक पहुंच गई। नेटिजन्स हक्के बक्के रह गए। क्या इस अमीरजादे का दिमाग खराब हो गया है? वो बाहर निकलकर भूतों के साथ मीटिंग करना चाहता है? यहां तक कि क्रू भी मॉनिटर्स को घबराहट से घूर रहा था। मिरेल ने सिरदर्द महसूस करते हुए अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। रुको, मुझे इस बारे में सोचने दो। एक पल सोचने के बाद उसे अचानक कुछ समझ आया। ये आदमी पक्का नाटक कर रहा है। मैंने एक बार ऑनलाइन एक मजाक पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि अगर तुम्हारा सामना किसी बुरी आत्मा से हो तो घबराओ मत, बस अपने मन में चुपचाप कोई वर्जना नहीं का जाप करो। तुम जितना उग्र व्यवहार करोगे वे तुमसे उतना ही डरेंगे। इस वैलन ने भी जरूर वो मजाक पढ़ा होगा, इसीलिए वो अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए कार से बाहर निकल रहा है। असल में वो अंदर से मौत के डर से कांप रहा होगा। उसका ये विश्लेषण तुरंत सभी नेटिजन्स के दिलों में उतर गया। क्रू मेंबर्स ने भी सहमति में जोर से सिर हिलाया और अपनी नजरें वापस स्क्रीन की ओर फेर लीं। वैलन, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
स्थिति साफ नहीं है, कार से बाहर मत निकलो। वैलेन, बाहर मत जाओ। अगर हमारा सामना सच में किसी चीज से हो गया तो तबाही मच जाएगी। मेरी बातें सुनकर सेराफीन ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। इस वक्त तो उसे कार भी बहुत सुरक्षित महसूस नहीं हो रही थी। मैंने झटके से उसका हाथ छुड़ाया, कार का दरवाज़ा धक्का देकर खोला और सीधे बाहर चला गया और एक खुली जगह पर जाकर रुक गया। मुझे लगता है कि बल प्रयोग करने से पहले विनम्रता दिखानी चाहिए। एक अमीरजादे के रूप में दूसरे जीवन में पुनर्जन्म लेने के बाद मैं सच में इन अजीब बुरी आत्माओं से और निपटना नहीं चाहता था, और ना ही मैं एक हेवनली मास्टर के रूप में अपनी पहचान उजागर करना चाहता था। मैं बस अपनी इस मेहनत से हासिल हुई विलासिता भरी जिंदगी का मजा लेना चाहता था। अपना गला साफ करते हुए मैंने आसपास के माहौल से कहा, कब्रों में मौजूद बुजुर्गों, दादाओं, दादियों, इधर देखो, मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने हाथ फैलाए, एक आधिकारिक नेता की तरह पोज बनाते हुए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछले साल गुजरे या इसी साल दफनाए गए। मेरी कारें 2 बार बंद हुई और आपने तो विज्ञापनों के साथ मेरे रेडियो में भी रुकावट डाली। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ कोई न्याय है? क्या कोई कानून है? आमतौर पर कुत्ते भी मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। मेरी कारों को बंद करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं जा रहा हूँ, अपनी कार स्टार्ट करूँगा और तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, वरना मेरी इज्जत न रखने के लिए मुझे दोष मत देना। जब मैं बोल रहा था तो मेरे शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकली जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती थी। ये वो ऊर्जा थी जिससे बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा डरती थीं। बोलने के बाद मैंने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे किए और कार की तरफ चल दिया। लाइव स्ट्रीम के दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। ये आदमी मुझे बहुत हंसा रहा है। मैंने नेताओं को कर्मचारियों के लिए मीटिंग करते हुए देखा है, लेकिन मैंने पहली बार किसी को भूतों के लिए मीटिंग करते हुए देखा है। इस काम को देखने के बाद अंकल नाइन को भी उसे बॉस कहना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या भयानक रूप से 2 लाख तक पहुंच गई। स्क्रीन को देखते हुए और मेरे शब्दों को सुनकर मिरेल का चेहरा अपनी हंसी रोकने की कोशिश में लाल हो गया। उसने ड्रेवन की ओर देखा। ड्रेवन पूरी तरह से हक्का बक्का दिख रहा था। वो पहले ऐसा नहीं था। वो ऐसी अजीबोगरीब बातें कैसे कह सकता है? अपने पेशेवर रवैये में हुई चूक का एहसास होने पर मिरेल ने जल्दी से खुद को स्थिर किया और कोरविन से कहा, उसे नाटक करते रहने दो। जब वो जाने वाला हो तो उसकी कार को फिर से बंद कर देना। इस समय तक मैं अपनी कार के सामने पहुंच चुका था। दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। वैलेन, तुम अभी क्या कर रहे थे? हमें जाने देने के लिए भूतों के साथ मीटिंग कर रहा था। तुम पर किसी भूत का साया तो नहीं पड़ गया था? मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया और एक गहरी सांस ली। मुझे अपनी हेवनली मास्टर की शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर मत करो। मैं सच में खुद को बेनकाब नहीं करना चाहता, मैंने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा। मैंने हाथ बढ़ाया और कार का इग्निशन बटन दबा दिया। इंजन के गरजने की आवाज़ के बाद महिला स्ट्रीमर का चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। यह चालू हो गई। मेरी कार की लाइटें जलती देख बाकी अमीरजादों ने भी जल्दी से अपने इग्निशन बटन दबा दिए। कारों का घुप अंधेरा इंटीरियर एक बार फिर से जगमगा उठा और सेंट्रल कंसोल पर डीजे म्यूजिक फिर से बजने लगा। हाँ वैलन, तुमने अभी ठीक ठीक क्या किया था? तुम्हारे बाहर जाने के ठीक बाद कार कैसे स्टार्ट हो गई? वैलन, क्या तुम्हारे पास कोई गुप्त शक्तियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस कुछ बहुत ही उबाऊ बातें कहीं। मैंने इंटरनेट पर देखा था, बस उसी तरह उन अशुद्ध चीज़ों को डराने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट के सारे चुटकुले ऐसा ही करने को कहते हैं, मैंने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। तो ये बात है, मैंने भी वो चुटकुले देखे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच में काम करेगा। भगवान का शुक्र है कि वैलन यहाँ है, वरना आज हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, बहुत बकवास हो गई। चलो पहाड़ पे आगे बढ़ते हैं। पहले ही 9 बज चुके हैं और मैं यहाँ और समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। क्या हम अभी भी पहाड़ पर जा रहे हैं? हमने आखिरकार गाड़ियाँ स्टार्ट कर ली हैं और तुम अभी भी ऊपर जाना चाहते हो? क्या हमारा आज जाना बिल्कुल ज़रूरी है? बकवास मत करो, मैंने पहले ही उन्हें समझा दिया है। इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं होगी। हम बस अपना खेल जारी रखेंगे। तुम लोग डर तो नहीं रहे हो ना? मैंने वॉकी टॉकी पर थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। कौन डरा है? चलो चलें। बाकी अमीरजादे जवान और गर्म खून वाले थे। वे उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वे तुरंत मान गए। लेकिन वैलन, क्या तुम्हें यकीन है कि हमारी कारें दोबारा बंद नहीं होंगी? क्यों ना हम आज के लिए यहीं रुक जाएं? सेराफीन ने पूछा। साफ था, वो अभी तक उबर नहीं पाई थी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लेकिन जैसे ही मैंने यह कहना खत्म किया, 5 कारें एक साथ फिर से बंद हो गईं। हवा जैसे तुरंत जम गई। कारों के अंदर आप उनके दिलों के धड़कने की आवाज़ तक सुन सकते थे। बहुत खूब, तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। देखते हैं कि क्या वो इस बार भी बाहर निकलने और भूतों के साथ एक और मीटिंग करने की हिम्मत करता है या नहीं। मिरेल, तुम सच में लोगों के दिमाग से खेलना जानती हो। तुम उसे सीधे कगार पर धकेल रही हो। मिरेल बहुत अच्छे मूड में थी। वो आखिरकार इस कमीने वैलन के साथ ठीक से प्रैंक करने में कामयाब रही थी। मिरेल कमाल की है। पास ही बैठे ड्रेवन ने उसे थम्स अप दिया। मिरेल को खुद पर और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ। इस बीच मेरे चेहरे के भाव गहरे हो गए। क्या सच में कोई बुरी शक्तियां मुझसे पंगा ले रही थीं?
क्या उन्हें लगता है कि मैं एक आसान शिकार हूं? मेरे दिल में एक अनाम गुस्सा उमड़ पड़ा। मैंने जोर से धक्का देकर कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया, और गाड़ी से 10 मीटर दूर जाने के बाद ही रुका। एक गहरे भाव के साथ मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें एक एक करके बाहर बुलाऊं या तुम खुद बाहर आओगे? बाप रे, उसने सच में इस स्थिति में कार से बाहर निकलने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि वो भूतों के लिए एक और मीटिंग करने जा रहा है। हा, मैं हंसी के मारे मरा जा रहा हूँ। एक लंबे ठहराव के बाद मैं फिर बोला, चूंकि तुम लोग बाहर नहीं आओगे इसलिए मैं तुम्हें एक एक करके ढूंढूंगा। इसके साथ ही मैंने पहाड़ी सड़क के बैरियर को लांघा और सबसे करीब वाले कब्र के टीले के सामने पहुंच गया। मेरे होंठ हल्के से हिले, जैसे मैं खुद से कुछ बुदबुदा रहा हूं। फिर टीले से हल्का धुआं रिसने लगा। कब्र से धुआं निकल रहा है। ये किसकी कब्र है? क्या ये कोई जादू का खेल है? कब्र से अचानक निकलते धुएं ने सभी को थोड़ा हैरान कर दिया। वो बस एक पल के लिए वहां खड़ा रहा। कब्र से धुआं क्यों निकलने लगा? क्या वो सच में भूत को बुलाने वाला है? क्या आप लोगों को लगता है कि कोई संभावना है कि ये प्रोडक्शन क्रू द्वारा सेट किया गया कोई प्रॉप है? कमेंट्स में शंकाओं को देखकर मिरेल ने तुरंत इससे इनकार किया। मैं कसम खाती हूँ, यह बिल्कुल भी हमारे क्रू द्वारा सेट नहीं किया गया था। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं सच में कार्रवाई करने वाला हूँ। उठते हुए धुएं को देखकर मैं बेचैन हो उठा। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए QR कोड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मुझे betting/SATTA या ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम पे जुआ प्रमोट ना करना पड़े। वीडियो शुरू करते हैं। आत्मा को बुलाने वाले मंत्र का मन ही मन जाप करने के बाद मैंने देखा कि टीले से केवल धुआं निकल रहा था, लेकिन कोई शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उठाया और हल्के धुएं को उसकी ओर खींचा। फिर मैंने अपने हाथ को एक पंजे का आकार दिया और खाली हवा में झपट्टा मारा। तुरंत एक अस्त व्यस्त आधी पारदर्शी दिखने वाली महिला की गर्दन मेरी पकड़ में आ गई। बाप रे, हवा में से एक जीवित इंसान को बाहर खींच लिया। क्या मैं किसी गलत लाइव स्ट्रीम में आ गया हूं? यह बहुत नकली लग रहा है। इन विजुअल इफेक्ट्स की कीमत शायद 50 सेंट होगी, लेकिन इस दृश्य को देखकर क्रू और ड्रेवन हक्के बक्के रह गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में अचानक सिहरन दौड़ गई। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यह कोई प्रैक्टिकल इफेक्ट था या नहीं। वे हर चीज को पूरे अविश्वास के साथ घूरते रहे। हाई डेफिनेशन कैमरों के जरिए यह साफ दिख रहा था कि उस आधी पारदर्शी महिला के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। कब्र से खींची गई उस महिला भूत को पकड़ने के बाद मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम मुझसे पंगा क्यों ले रही हो? तुमने मेरी कार क्यों बंद की? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे अभी छोड़ दो, वरना मैं जान से मार दूंगी। गर्दन से पकड़े जाने के कारण महिला भूत काफी गुस्से में लग रही थी। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, बस पहले मेरी कार चालू कर दो। एक जोरदार झटके के साथ मैंने महिला भूत को जमीन पर पटक दिया। तुम्हारी कार चालू करूं? क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? जमीन पर पटके जाने के बाद वो महिला भूत मुझ पर बुरी तरह से क्रोधित हो गई थी। वो जमीन से उठी। उसकी सफेद पोशाक तेजी से फड़फड़ा रही थी, और यहां तक कि उसके बाल भी गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए ऊपर की ओर उड़ रहे थे। ये देखकर लाइव स्ट्रीम में पूरी तरह से धमाका हो गया। बाप रे, वो औरत सच में एक भूत है। सभी के दिलों में तुरंत खौफ पैदा हो गया। अगर वो औरत सच में एक भूत है तो क्या इस अमीरजादे की मौत पक्की नहीं है? मिरेल, जल्दी से कोई रास्ता सोचो, किसी की जान जाने वाली है। स्क्रीन पर आए कमेंट्स ने तुरंत मिरेल को उसके सदमे से बाहर निकाला। हम क्या करें, हम क्या करें? अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना फोन निकाला, अपने संपर्कों में मास्टर के नाम से सेव किया हुआ एक नंबर खोजा और उसे डायल किया। कॉल कनेक्ट हो गई और एक आवाज ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर लिएंडर, मेरी तरफ कुछ गड़बड़ हो गई है। मिरेल ने जल्दी से स्थिति के बारे में बताया। ये एक ऐसे मास्टर थे जिन्हें मिरेल जानती थी, जो लोंगहू पर्वत के एक प्रामाणिक ताओवादी पुजारी थे और हेवनली मास्टर के आखिरी शिष्यों में से एक थे। दूसरी तरफ की आवाज गंभीर हो गई। वो अभी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, कृपया कुछ सोचिए। दूसरी तरफ की आवाजें अव्यवस्थित हो गईं, जिससे लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहे थे। मिरेल और भी ज्यादा चिंतित हो गई। उसने उनसे फिर से आग्रह किया, मास्टर लिएंडर, क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप उसे बचा सकते हैं? शांत रहो, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं नहीं निपट सकता। मिरेल को ऐसा कौन मिल गया है जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है? क्या मास्टर लिएंडर मशहूर हैं? आप अंकल नाइन को जानते हैं, है ना? उनकी फिल्मों की शूटिंग तब तक शुरू नहीं होती थी जब तक ये आदमी सेट की निगरानी के लिए वहां मौजूद ना हो। आपको क्या लगता है प्रैंक शो तो पागलपन की हद पार कर चुका है? उन्हें सच में इतनी शक्तिशाली हस्ती मिल गई? मास्टर, क्या आप तैयार हैं? पूरे 10 सेकंड बीत जाने के बाद मिरेल खुद को दोबारा पूछने से रोक नहीं पाई। ठीक तभी लिएंडर ने आखिरकार जवाब दिया। उनके शब्द सुनकर मिरेल का दिल बैठ गया, लेकिन वो अभी भी इसके लिए संघर्ष करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं यहां मारा गया तो उसकी जिंदगी भी अच्छी नहीं रहेगी। मास्टर लिएंडर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या आप कृपया एक बार यहां आ सकते हैं? धन्यवाद हेवनली मास्टर लिएंडर। मिरेल ने सिर हिलाया, फोन काट दिया और निराशा से क्रू मेंबर्स की ओर चल पड़ी। मिरेल, क्या मास्टर के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है? मिरेल को आते देख ड्रेवन बहुत चिंतित दिखा।
वो बस मेरे साथ एक प्रैंक करना चाहता था, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो सच में किसी भूत को बुला लेगा। मिस्टर ड्रेवन, अपना वादा मत भूलिएगा। मिरेल ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखते हुए सपाट लहजे में कहा। देखो, महिला भूत अपनी चाल चल रही है। जब ड्रेवन परेशान महसूस कर रहा था, तभी एक निराशाजनक आवाज फिर से गूंजी। वीडियो में महिला भूत हवा में तैर रही थी। उसके पीले चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे बाहर खींचने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन आज तुम हमेशा के लिए यहीं सोने वाले हो। तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी आत्मा बहुत स्वादिष्ट होगी। महिला भूत की बातों ने सभी को निराशा में डाल दिया। स्क्रीन के पार भी उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। वैलन को कुछ होने वाला है। सेराफीन ने वॉकी टॉकी पकड़ा और पागलों की तरह दूसरों से मदद की गुहार लगाने लगी। हालांकि उसके शब्दों का जवाब सिर्फ सन्नाटे से मिला। बाहर महिला भूत के उस खौफनाक रूप को देखकर मुझे बेहद झुंझलाहट महसूस हुई। ये भूत, बॉस और मातहत के बीच फर्क नहीं कर पा रही थी। चलो उसके ज्ञान का दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि वो बाहर आकर और लोगों को न डरा सके। ये सोचते हुए मैंने धीरे से ऊपर देखा और एक स्थिर गति से महिला भूत की ओर चल दिया। क्या ये आदमी पूरी तरह से बेवकूफ है? वो अभी भी उस महिला भूत की ओर चलने की हिम्मत कर रहा है? क्या उसे इस वक्त भाग नहीं जाना चाहिए? नेटिजन्स की कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। स्वाभाविक रूप से महिला भूत भी कंफ्यूज थी। मुझे अपनी ओर आते देखकर वो थोड़ा ठिठकी, लेकिन वो क्रूर भाव जल्दी ही उसके चेहरे पर लौट आया। वो आगे की ओर झुकी और तेजी से मुझ पर झपटी। सब खत्म हो गया। ये अमीरजादा मरने वाला है। सभी के दिल एक साथ दहल उठे। कुछ डरपोक दर्शकों ने तो अपनी आंखें तक ढक लीं, लेकिन ठीक तभी मैं ठंडी आवाज में बोला, बहन, मुझे बताओ, हेवनली मास्टर होने का क्या मतलब होता है? मेरे शब्द सुनकर हर किसी को यह बात मजेदार लगी। धिक्कार है, ऐसे समय में भी वो बातें कर रहा है। अगर वो टफ बनने का नाटक ना करे तो क्या उसकी जान चली जाएगी? महिला भूत पहले ही झपटकर मेरे ठीक सामने आ चुकी थी। फिर एक धम्म की आवाज के साथ वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। पूरी लाइव स्ट्रीम, साथ ही प्रोडक्शन क्रू एक खौफनाक सन्नाटे में डूब गए। उन्होंने अपनी आंखें फाड़ लीं और अविश्वास से स्क्रीन को घूरने लगे। इस वक्त लाइव स्ट्रीम वीडियो में जो महिला भूत अभी अभी मुझे मारने के लिए चिल्ला रही थी, वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन भरा हुआ था। वो पूरी तरह से हैरान थी कि वो घुटनों के बल क्यों बैठ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर ने पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया हो। उसका बैठना इतना सहज था जैसे उसे घुटनों के बल ही बैठना चाहिए था। लेकिन क्यों? क्या मैं वो नहीं था जिसे वो मारने वाली थी? महिला भूत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने सामने खड़े आदमी को फिर से मारने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। इस बीच सड़कों पर लिएंडर की स्पोर्ट्स कार तेजी से दौड़ रही थी। उनके बगल में रखा फोन फिर से बजा। लिएंडर ने जवाब दिया और दबी हुई आवाज में कहा, मिरेल, क्या स्थिति है? मिरेल, साफ साफ बोलो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि महिला भूत ने उस वैलन नाम के आदमी के सामने घुटने टेक दिए? मास्टर लिएंडर, बात ऐसी है। मिरेल ने जल्दी से वो सब बताया जो उसने देखा था। क्या तुम ये कह रही हो कि उसने महिला भूत को घुटने टेकने के लिए कहा और उसने बस घुटने टेक दिए? मिरेल की बातों ने लिएंडर को वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। एक पल रुको। उन्होंने जल्दी से एक और फोन निकाला और प्रैंक लाइव स्ट्रीम खोल ली। वीडियो में महिला भूत अभी भी मेरे सामने घुटनों के बल बैठी थी, जबकि मैं सीधा खड़ा था और कोई डर नहीं दिखा रहा था। मेरे शरीर से एक हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। आभा बहुत कमजोर थी, स्क्रीन के पार से बमुश्किल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन एक हेवनली मास्टर के रूप में लिएंडर ने इसे एक नज़र में ही पहचान लिया। हालांकि इस रोशनी को देखने के बाद वे पूरी तरह से सदमे में रह गए। उसके पास ताओवादी अनुनाद कैसे हो सकता है? लिएंडर ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए अपना सिर थपथपाया। अचानक उनके दिमाग में एक संभावना आई। क्या वैलन के पास कोई जादुई कलाकृति है? मास्टर, मिरेल की आवाज़ ने उन्हें वापस वास्तविकता में खींच लिया। मैं यहीं हूँ, लिएंडर ने जवाब दिया। मैं अभी तेजी से वहां आ रहा हूँ। उसके पास शायद कोई जादुई खजाना है जो उसे कुछ समय तक रोक सकता है। अगर मैं समय पर पहुंच गया तो मैं उसे बचा सकता हूँ। उन्होंने फ़ोन काट दिया और एक बार फिर गैस पेडल को जोर से दबा दिया। मैं सोच ही रहा था कि महिला भूत अचानक घुटनों के बल क्यों बैठ गई। तो उसके पास कोई जादुई कलाकृति है? क्या जादुई कलाकृतियां सच में होती हैं? क्या इसका मतलब है कि वो ठीक रहेगा? वापस घटनास्थल पर घुटनों के बल बैठी महिला भूत ने मुझे नाराज आंखों से घूरा। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस थोड़ा सा नीचे झुका, मुस्कुराया और अपनी तर्जनी उंगली से महिला भूत की ठुड्डी को धीरे से झटक दिया। आज कोई त्योहार भी नहीं है, तुम मेरे सामने घुटने क्यों टेक रही हो? मैं एक बात साफ कर दूं, मेरे पास तुम्हारे लिए लाल लिफाफे नहीं हैं। हालांकि महिला भूत बहुत ज्यादा पीली दिख रही थी, लेकिन उसके नैन नक्श अच्छे थे। मुझे जाने दो, मैं पक्का जान से मार दूंगी। उसके साथ फ्लर्ट किया जा रहा था। इस महिला भूत ने कभी ऐसा अपमान कब सहा था? मैं नहीं जाने दूंगा। तुम क्या कर लोगी? मैं एक बदमाश की तरह मुस्कुराया।
लापरवाही से अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए। मरे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन फिर भी महसूस करने में काफी अच्छी लग रही थी। महिला भूत की छाती ऊपर नीचे होने लगी। वो आग बबूला थी, हालांकि वो धीरे धीरे शांत हो गई। तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? क्या मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए? क्या तुमने मुझे मेरी कब्र से बाहर नहीं खींचा था? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने बंद खड़ी कारों की तरफ देखा। क्या तुम ही वो थी जिसने उनके साथ पंगा लिया था? उसका कंफ्यूज चेहरा देखकर मैं भी कंफ्यूज हो गया। क्या मैंने किसी गलत भूत को पकड़ लिया? लेकिन अभी मेरे आत्मिक बोध के अनुसार इस छोटे से कब्रिस्तान क्षेत्र में उसकी भूतिया ऊर्जा सबसे मजबूत थी। महिला भूत ने अपना सिर हिलाया। मैं बस शांति से अपनी कब्र में लेटी हुई थी। मैं बिना किसी कारण के तुम्हारी कारों के साथ पंगा क्यों लूंगी? हालांकि महिला भूत का चेहरा ठंडा बना हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। तो फिर मेरी कारें अचानक से बंद क्यों हो गईं? और वो भी कई बार बंद हुई? मैंने पूछा। क्या आसपास कोई और डरावनी शक्तियां हैं? बिल्कुल हैं, महिला भूत ने रूखेपन से जवाब दिया। जब तक वो यहाँ हैं, उन्हें बुलाने में मेरी मदद करो। मैं उनसे एक एक करके पूछूंगा। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ हिलाया और महिला भूत पर लगी पाबंदी को हटा दिया। लेकिन जैसे ही उसे अपनी आज़ादी वापस मिली, वो फिर से मुझ पर झपट पड़ी। लगभग एक साथ हर कोई स्क्रीन को देखकर घबराहट में चिल्ला उठा। लिएंडर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर अपना मुक्का मारा, जिससे एक तेज हॉर्न बज उठा। यह आदमी एक नंबर का बेवकूफ है। लेकिन अचानक वीडियो से एक तेज चटाक की आवाज गूंजी। ये बिल्कुल किसी के चेहरे पर थप्पड़ पड़ने की आवाज जैसी थी। बाप रे, क्या हुआ? क्या उसने सच में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा है? इस गूंजते हुए थप्पड़ ने न केवल देखने वाले सभी लोगों को हक्का बक्का कर दिया, बल्कि महिला भूत को भी वहीं मौके पर सन्न कर दिया। उसने सदमे में मुझे देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। मैंने महिला भूत को ठंडी नजर से घूरा। क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी? महिला भूत को अब असली डर महसूस हुआ और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हाईवे पर दौड़ती कार में लिएंडर की आंखें पिंग पोंग गेंदों की तरह चौड़ी हो गईं। यह आदमी निश्चित रूप से कोई आम इंसान नहीं है। मैंने ब्लैक माउंटेन के ओल्ड डीमन के बारे में सुना है, लेकिन यह शैडो फैंटम आखिर कौन है? वो जिलिंग पर्वत का डेमन किंग है। मैं उसकी गोद ली हुई बेटी हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो निश्चित रूप से तुम्हें यहां से बचकर नहीं जाने देगा। मैं उसे नहीं जानता। उसे मेरे लिए यहां बुलाओ। मेरा बेपरवाह रवैया देखकर महिला भूत की आंखों में कंफ्यूजन की एक झलक दिखाई दी। साथ ही नफरत का भी एक भाव था। हालांकि उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने सामने खड़े आदमी को हरा नहीं सकती। भाई, तो फिर मैं उसे बुला रही हूं। बुला लो, मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया। महिला भूत खड़ी हुई, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और कुछ ऐसा किया जो समझ नहीं आ रहा था। लगभग 10 सेकंड के बाद उसने मुझे देखा और कहा, भाई, मेरे गॉडफादर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में यहां आ जाएंगे। ठीक है, मैं 10 मिनट इंतजार करूंगा। जल्द ही सभी के कष्टदायक इंतजार के बीच पहाड़ में अचानक एक तेज हवा चलने लगी। पेड़ बुरी तरह से हिलने लगे। शैडो फैंटम आ गया है। ये कैसी अजीब आवाज है? हे भगवान, ये तो कोई असली राक्षस है। धिक्कार है। हमने अभी अभी पहली बार एक भूत देखा था और अब हम एक राक्षस को देखने वाले हैं। जंगल से काले धुएं का एक गुबार बाहर निकला, जो सूखी पत्तियों को बवंडर की तरह उड़ा रहा था। यह अविश्वसनीय रूप से डरावना लग रहा था। इस दृश्य को देखकर नेटिजन्स मेरी तरफ से पसीना बहाने से खुद को नहीं रोक पाए। मैंने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। इस राक्षसी हवा को महसूस करके मैं कह सकता था कि यह निस्संदेह एक नेवले की आत्मा थी। वो अजीब सी बदबू नाक के लिए बहुत ही असहनीय थी। मेरे गॉडफादर यहां हैं, महिला भूत ने इस हंगामे को देखकर उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। उसने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। मैं नेवले की बदबू से बचने के लिए अपनी नाक बंद कर रहा था और घृणा से मेरी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। महिला भूत को लगा कि मुझे खतरे का एहसास हो गया है और उसने जल्दी से मुझसे कहा, बच्चे, अभी भी अपनी बड़ी बहन से माफी मांगने में देर नहीं हुई है। मैं सच में निशब्द था। कोई भूत एक हेवनली मास्टर के सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? माफी मांगने से इनकार कर रहे हो, है ना? मेरी खामोशी देखकर महिला भूत ने ताना मारते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से उसकी मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय वो काले धुएं की दिशा की ओर चिल्लाई। उसकी आवाज का पीछा करते हुए वो मनहूस हवा तेजी से उसकी ओर बही और कुछ ही पलों में उसके पास पहुंच गई। जैसे ही काला धुआं छंटा, डार्क ऑरा में लिपटा एक आकार प्रकट हुआ। यह एक आदमी था जिसने इंसानों वाले कपड़े पहने हुए थे। वो दुबला पतला था, जिसकी 2 लंबी मूछें बाहर निकली हुई थीं। बाल पीले रंग के थे और चेहरा बंदर की तरह नुकीला था। उसे देखकर एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला एहसास हो रहा था। क्या यही शैडो फैंटम है? वो एक इंसान जैसा क्यों दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें इंसानियत का एक कतरा भी नहीं है? ये सीधा खड़े एक जानवर की तरह लग रहा है। सच है, खासकर उसके मुंह पर मौजूद मूछें। उसे चाहे जैसे भी देखो, वो एक चूहे जैसा दिखता है। शैडो फैंटम को देखकर नेटिजन्स की आंखों में उत्सुकता भर गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने कोई राक्षस देखा था। ओफेलिया, क्या बात है?
वहां पहुंचने के बाद राक्षस ने अपनी झुकी हुई पीठ को सीधा किया और महिला भूत से पूछा, गॉडफादर, आपको मेरा साथ देना होगा। जैसे ही शैडो फैंटम ने पूछा, महिला भूत आंसू और रोने में फूट पड़ी। उसने अपनी आप बीती सुनाई और मुझ पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। तुच्छ इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोद ली हुई बेटी को परेशान करने की। महिला भूत की कहानी सुनने के बाद उस पीले नेवले की आत्मा की गहरी काली नज़रें मेरी तरफ मुड़ीं और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। ठीक है, शिकायत करना बंद करो। मुझे बताओ, मेरी कारों का क्या चक्कर है? नेवले की आत्मा को मुझे घूरते हुए देखकर मैं उस पर अपने शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी महसूस कर रहा था। कारें? कौन सी कारें? उसकी नज़र मेरे पीछे गई। 5 कारें चुपचाप वहीं खड़ी थीं। गॉडफादर, ये आदमी अजीब है। महिला भूत ने अचानक उसके कपड़े पकड़ लिए। क्या बात है? नेवले की आत्मा महिला भूत की तुलना में कहीं ज्यादा सतर्क लग रही थी। उसने अभी मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और मुझे मारा। मुझे शक है कि उसके पास कुछ है, शायद किसी तरह की जादुई कलाकृति। जादुई कलाकृति? तो क्या हुआ अगर उसके पास एक है? मेरे यानी शैडो फैंटम के पास कई तरीके हैं। उसने एक ठंडी हंसी और सावधानी से मेरी ओर चलने लगा। नेवले की आत्मा को देखकर मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। जादुई कलाकृतियों के बारे में जानने के बावजूद वो अभी भी मौत को दावत देना चाहता था। अगर मैं बेवजह की हत्या से बचना नहीं चाहता तो मैं आज इस पीले नेवले की जिंदा खाल उधेड़ देता। ये सोचते हुए मैंने धीरे से अपना एक हाथ उठाया, जिससे एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ताओवादी गति! ये देखकर नेवले की आत्मा आनन फानन में अपने कदमों पर रुक गई। ओहो, तुम ताओवादियों के बारे में भी जानते हो? तो फिर जल्दी करो और मेरी कारों को चेक करो। मैं पहाड़ पर जाने का इंतजार कर रहा हूं। तो क्या हुआ अगर तुम एक ताओवादी हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? लेकिन शैडो फैंटम निडर लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। अजीब बात है, वो हिल क्यों नहीं रहा है? क्या राक्षस डर गया है? ध्यान से देखो, क्या उसकी आंखें चमक रही हैं? उसी पल फोन पर लिएंडर की आवाज आई। ये एक सम्मोहन मंत्र है। मिरेल हक्की बक्की रह गई। वो इस तरह की चीजों को बहुत अच्छी तरह नहीं समझती थी। क्या वैलन की जादुई कलाकृति काम करेगी? मास्टर लिएंडर का स्पष्टीकरण सुनकर मिरेल ने चिंतित होकर पूछा, मुझे नहीं पता। इस बीच नेवले की आत्मा की आंखों की चमक और तेज हो गई। वो मुझे टकटकी लगाकर घूर रहा था। उसकी राक्षसी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बांधने और मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही हूं। मैं खाली नजरों से उसकी आंखों में घूरता रहा। मेरा शरीर धीरे धीरे अकड़ रहा था। शैडो फैंटम ने ताना मारा और रोशनी फैलाना जारी रखा। फिर उसने एक खास दिशा में हल्के से उंगली का इशारा किया। मैंने उसके आदेश का पालन किया और उस दिशा में चल दिया। लेकिन इसे देखकर नेटिजन्स पागल हो गए। सब खत्म हो गया। उसकी कलाकृति अब काम नहीं कर रही है। क्या उसे सम्मोहित कर लिया गया है? देखो, वो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर लग रहा है। हम क्या करें मास्टर लिएंडर? मिरेल घबरा गई। वो जिस बात से सबसे ज्यादा डरती थी वही हो गई थी। लिएंडर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उन्होंने इस संभावना का अनुमान पहले ही लगा लिया था। गॉडफादर, आप कमाल के हैं। ये आदमी अब पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। एक कलाकृति होने के बावजूद वो मौत से नहीं बच सकता। ये मुझे मारने की सजा है। नहीं, इस बार मुझे तुम्हें पूरी तरह से टॉर्चर करना होगा, शैडो फैंटम ने भयानक तरीके से हंसते हुए कहा। फिर उसने अपनी कमर से एक खंजर निकाला, उसे जमीन पर फेंक दिया और एक भयानक आदेश दिया, चाकू उठाओ और खुद को मार लो। मुझे धीरे धीरे चाकू उठाते हुए देखकर मिरेल फिर से घबरा गई। उसकी वीडियो फीड को लगातार देखते रहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मुझे लगा था कि वो कोई शानदार हथियार गिराएगा। ये खंजर तो बस एक मामूली चाकू है। मैं थोड़ी निराशा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। छोड़ो, मैं उसके साथ खेलकर थक चुका हूं। मैं इसके बजाय वापस जाकर शराब पीना पसंद करूंगा। इस विचार के साथ मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई और मैंने नेवले की आत्मा को देखने के लिए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। तुरंत खुद को चाकू मारो, ये देखकर कि मैं कोई हरकत नहीं कर रहा हूं। नेवले की आत्मा एक पल के लिए रुकी और फिर से आदेश दिया। ठीक है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद चाकू को धीरे धीरे उठाया। धिक्कार है, मैं अब और नहीं देख सकता। खुद को चाकू से मारना, अगर ये मिरेल होती तो ये कितना निराशाजनक होता। जैसे ही हर कोई स्क्रीन को देखने से बहुत ज्यादा डर रहा था, अचानक मांस को चीरते हुए एक ब्लेड की आवाज गूंज उठी। सभी के दिलों की धड़कनें रुक सी गईं। बाप रे, मैं क्या देख रहा हूं? उसी पल एक क्रू मेंबर के मुंह से विस्मय भरी चीख निकल गई। उस क्रू मेंबर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और वो इतनी बुरी तरह हकला रहा था कि एक वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। मिरेल, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, कंफ्यूज हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। नेटिजन्स ने भी अपनी नजरें वापस स्क्रीन पर घुमा ली, लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखी तो वे पूरी तरह से दंग रह गए। वीडियो में मैं अपनी असली जगह से गायब हो गया था और उस राक्षसी आदमी के बिल्कुल आमने सामने खड़ा था, और मेरे हाथ में जो चाकू था वो सीधे उस राक्षस के शरीर में घोंप दिया गया था। ये सब क्या चल रहा है? मैंने बस पलक झपकाई। वो टेलीपोर्ट कैसे हो गया? इस वक्त सबसे ज्यादा हक्का बक्का खुद नेवले की आत्मा था।
बूढ़े राक्षस ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से कांप रही थीं। इस आदमी ने मुझे चाकू क्यों मारा, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसने जोर से मुझे दूर धकेला और रुकने से पहले कई कदम पीछे लड़खड़ाया। उसने एक हाथ से अपनी छाती को ढक लिया और मुझे जानलेवा नजरों से घूरने लगा। इस बीच मैं अपने होठों पर मुस्कान लिए वहां खड़ा था। मैं साफ तौर पर उसे एक खिलौने की तरह नचा रहा था। यह आदमी अपनी असली ताकत छिपा रहा है। उसके पास पक्का कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। फोन पर अचानक लिएंडर की आवाज गूंजी। जब उन्होंने मुझे शैडो फैंटम को चाकू मारते देखा तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। यह वैलन किसी जादुई कलाकृति पर निर्भर नहीं था, वो खुद एक ताओवादी मास्टर था। इस बीच लोंगहू पर्वत बहुत शांत था। ताओवादी पुजारी अपने अपने कमरों में लौट गए थे और या तो शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे। नीले रंग का ताओवादी चोगा पहने एक मासूम चेहरे वाली युवा महिला ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और पूरी तरह से बोर होकर बाहर देखने लगी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। उसका फोन अचानक बज उठा। सीनियर ब्रदर लिएंडर, आपने अचानक कॉल क्यों किया? जूनियर सिस्टर एलोवेन, क्या मास्टर अपने एकांत ध्यान से बाहर आ गए हैं? जूनियर सिस्टर एलोवेन, मास्टर आपको सबसे ज्यादा मानते हैं, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? सीनियर ब्रदर, आखिर चल क्या रहा है? समझाने का समय नहीं है। मास्टर को उनके ध्यान से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढो और उन्हें हॉरर प्रैंक्स नाम की एक लाइव स्ट्रीम दिखाओ। यह कोई अच्छा विचार नहीं है ना? आप जानते हैं कि मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कितनी नफरत करते हैं। मुझे पता है, लेकिन यहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी करो। फोन काटते हुए एलोवेन अपने मन में बुदबुदाने लगी। तुरंत ओल्ड हेवनली मास्टर को ढूंढने जाने के बजाय उसने उत्सुकतावश अपने फोन में लाइव स्ट्रीम ऐप खोला और उस पर क्लिक किया। बस एक नजर देखना ही काफी था। वो अपनी सीट से उछल पड़ी, अपना फोन पकड़ा और ताओवादी मंदिर के पीछे बनी गुफा की ओर दौड़ पड़ी। गुफा के अंदर ओल्ड हेवनली मास्टर ने लाइव स्ट्रीम क्लिप देखना खत्म किया। उनके हाथ में मौजूद घोड़े की पूंछ जैसी झाड़ू थोड़ी कांप रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। प्राकृतिक ताओवादी अनुनाद। उनके बोले गए शब्दों से कानून चलता है। ये आधुनिक ताओवाद नहीं है, ये हमारे ताओवादी ग्रंथों में दर्ज हेवनली मास्टर का वो वंश है जो लंबे समय से टूट चुका है। लोंगहू पर्वत ऊपर से नीचे तक हिल गया था। जिलिंग पर्वत पर मैंने अपनी नाक बंद की और नेवले वाले राक्षस को काबू में कर लिया। बदबू सच में बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर थी। क्या तुमने अपनी सारी साधना पाद मारने पर खर्च कर दी? हेवनली मास्टर, मेरी जान बख्श दीजिए। उसी पल आखिरकार लिएंडर वहां पहुंच गए। उनके साथ बर्फ जैसे सफेद बालों और क्लासिकल ताओवादी चोगे पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो कि लोंगहू पर्वत के वर्तमान हेवनली मास्टर थे, जिन्होंने जल्दबाजी में अपना ध्यान छोड़ दिया था। उस बूढ़े व्यक्ति की नजरें बिजली जैसी थीं, लेकिन जिस पल वे मुझ पर पड़ी वे पूरी तरह से जम गईं। अपने आसपास खड़े सभी लोगों की घूरती हुई नजरों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने 3 कदम आगे बढ़ाए, गहराई से सिर झुकाया और अपना सम्मान प्रकट किया। लोंगहू पर्वत का 72वीं पीढ़ी का शिष्य इवांडर सीनियर को सम्मान देता है। उन्हें नहीं पता था कि मुझे कैसे संबोधित किया जाए, लेकिन वो ताओवादी, मूल, जड़ और समय और स्थान से परे जाने वाली वो प्रभावशाली आभा को नकली नहीं बनाया जा सकता था। औपचारिकताएं छोड़ो, तुम ताओवादी इस नेवले और उसकी गोद ली हुई बेटी से निपट लेना। और हाँ, अब इन टेढ़े मेढ़े प्रैंक शो के साथ और मत खेलना। इनमें नियंत्रण खोना बहुत आसान होता है। ड्रेवन ने बार बार सिर हिलाकर हाँ कहा। मिरेल एक गहरे सदमे के कारण वहीं मौके पर बेहोश हो गई। इसके बाद ताओवादी संप्रदाय ने जिलिंग पर्वत को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और गुप्त रूप से शैडो फैंटम को ठिकाने लगा दिया। मेरी जिंदगी वापस सामान्य हो गई। मैं अभी भी वही अमीरजादा था जो महिला स्ट्रीमर्स के साथ तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाता था। हालांकि हमारे सर्कल में चुपचाप एक अफवाह फैल गई। लिन परिवार के युवा मास्टर के संबंध सीधे स्वर्ग तक पहुंचते हैं। कभी कभी मुझे विशेष विभागों से भारी भुगतान के साथ मैत्रीपूर्ण परामर्श के अनुरोध मिलते थे, लेकिन मैं जाने के लिए बहुत आलसी था। रात के आसमान के नीचे मैंने इंटरनेट पर मशहूर हुई सबसे नई स्ट्रीमर की पतली कमर में अपनी बांह डाली। इंजन एक बार फिर गरज उठा। वैलन, क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता? मैं मुस्कुराया। इस दुनिया में लोग भूतों से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। मैं आपके अकाउंट पर उस लाइक बटन को देख रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मुझे बस एक लाइक चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए अपार खुशियों और लंबी उम्र से भरी जिंदगी की दुआ करता हूं। आप 100 साल जिएं, आपकी किस्मत पूर्वी सागर की तरह असीम हो और आपकी उम्र दक्षिणी पहाड़ों की तरह ऊंची और अमर हो। आप सफेद बालों के साथ भी शांति, स्वास्थ्य और एक जवां चमक का आनंद लें। आपके अच्छे कर्म हमेशा बढ़ते रहें, जिससे आपको शानदार स्वास्थ्य और लंबी जिंदगी मिले। आपके अच्छे सितारे हमेशा आप पर मेहरबान रहें। आप ड्रैगन की तरह ऊंची उड़ान भरें और फीनिक्स की तरह नाचें और हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा तरक्की करें। आपका उज्जवल भविष्य 10,000 मील तक फैले।
जो बेजोड़ टैलेंट और बेहतरीन कलात्मक प्रतिभा से भरा हो। आप अपनी सभी पढ़ाई में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, हर परीक्षा में टॉप करें और सबसे आगे रहें। आप सीधे सफलता के उस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचें और आपका भविष्य एक बेदाग तस्वीर की तरह पूरी तरह रोशन हो। आप एक ही शानदार कामयाबी से पूरी दुनिया को हैरान कर दें। आप प्यार और तालमेल भरे 100 सालों का आनंद लें और शादी के बाद जल्दी ही प्यारे बच्चों का सुख पाएं। आप स्वर्ग में बनी एक आदर्श जोड़ी हों। आपके दिल हमेशा एक होकर धड़कें। आपका प्यार हमेशा पौराणिक पक्षियों की तरह पूरी तरह और एक ताल में मिलकर गाएं। आपके दिन पूर्णिमा की रात में खिले हुए खूबसूरत फूलों की तरह हों और मीठी सपनों जैसी किस्मत आपको घेरे रहे। आप अपने सच्चे प्यार के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करें जो भारी और कभी न टूटने वाले प्यार से भरा हो। जादुई जड़ी बूटियां आपकी सभी चिंताओं को दूर कर दें और आप जेड जैसी पवित्रता और खूबसूरत किस्मत से नहाएं। शानदार और भाग्यशाली सितारे आपके रास्ते को रोशन करें और आपके पीछे अनगिनत और गहरी खुशियां छोड़ जाएं। चूंकि आपने बिल्कुल अंत तक सुन लिया है, इसलिए एक फॉलो और लाइक मांगना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, है ना?